हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने जो कर रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर, तो उसमें अपने अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन या फिर बुक के जो अति लघुत्रात्मक या लघुत्रात्मक क्वेश्चन हैं वो रह गए हैं। तो जो ये 15वां पार्ट है ना वीडियो का हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, इसमें मैं कुछ भी नया नहीं डाल रहा हूँ। बस पुरानी वीडियो के पार्ट मैंने कट करके डाले हुए हैं और पुरानी वीडियो के वो वाले पार्ट डाले हुए हैं जिसमें मैं ऑलरेडी क्या है जो न्यूमेरिकल है वो डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे कि इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट था और एक थर्ड और एक एट्थ पार्ट, तीनों पार्ट में मैंने न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं और वो आपके इस बुक से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं। जैसे आठवां जो पार्ट था इस वीडियो का, उसमें मैंने एमसीक्यू यानी जो 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो ये वाली जो वीडियो है ना, इसमें नया कुछ भी नहीं है, पुरानी वीडियोस में से पार्ट कट करके मैंने डाले हुए हैं। बस ये है कि आपको जब आपने रिवाइज करना हो या चाहिए हो आपको, तो आप अलग से इसमें देख सकते हो। भाई ये न्यूमेरिकल की वीडियो मैंने अलग कर दी है, ठीक है, उनमें से न्यूमेरिकल निकाल के इस वीडियो में डाल दिए हैं। तो इस वीडियो में आप जो प्रीवियस वीडियोस में न्यूमेरिकल थे वो सारे कंबाइन देखोगे। अगर आपको समझना हो तो इसको ज़रूर देख लेना, आप रिवाइज कर लेना। तो न्यूमेरिकल पहले सेकंड वीडियो के होंगे, फिर थर्ड के और फिर एट्थ पार्ट के न्यूमेरिकल इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो न्यूमेरिकल है वो एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि नाभिक आपको दिया हुआ है एक जिंक 30 और ऊपर द्रव्यमान संख्या इसकी 64 लिखी हुई है और इसकी त्रिज्या आपसे पूछी है और किस में पूछी है? एफएम में। एफएम मतलब फर्मी मीटर में या फर्मी में, फेम्टोमीटर में। तो आपको क्या है, आपको पता है भी त्रिज्या का सूत्र R बराबर R0 ए की पावर 1/3 होता है और ए का मान आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। किससे? एक्स जेड ए से तुलना करके निकाल लो। ए का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। और इस त्रिज्या वाले सूत्र में रखो तो आर का मान तो आपको पता है 1.2 फर्मी होता है। यहाँ 10 की पावर -15 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आंसर आपका फर्मी में पूछा है, तो 1.2 फर्मी R0 का मान और ए का मान यहाँ पे ए की 64 की पावर 1/3 और 64 क्या होता है? 4 की क्यूब होता है। 4 की क्यूब और ऊपर क्या आ गई? पावर 1/3। तो इस क्यूब से ये वाली पावर 3 क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। 3 से 3 पावर कैंसिल, तो यहाँ 4 की पावर 1 बचेगी, मतलब 4 बचेगा आपके पास ओनली। यानी 64 का वर्गमूल लेना आप, सॉरी घनमूल लेना है आपको। तो 4 चौका 16, चौका 64 होते हैं। तो 1.2 इंटू 4 मतलब 4.8 फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये सी आंसर इसका होगा। ठीक है, आसानी क्वेश्चन था। अब अति लघुत्रात्मक का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि आपसे पूछा हुआ है कि कोई एक्स नाभिक है और नीचे लिखा हुआ है 15 और ऊपर लिखा हुआ है आपका 27। ठीक है, सॉरी, ऊपर लिखा हुआ 22 और नीचे लिखा हुआ है 15। ये 22 है और नीचे 15। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रखी है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी तुलना कर लो, जो कल आपको फॉर्मूला लिखवाया था। जेड एक्स ए किसके इक्वल आ जाएगा? 15x 22 के। तो यहाँ से जेड का मान तो क्या आ जाएगा? आपके पास 15 आ जाएगा। तो जेड क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन तो 15। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करो। तो n इज इक्वल टू a माइनस जेड या 22 माइनस 15, यानी कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे? 7 न्यूट्रॉन इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखो जो क्वेश्चन है वो आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है। आंकिक प्रश्न है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या पूछा हुआ आपसे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। तो आप क्या करो, एक आपको चीज़ बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, पहले यहाँ पे वीडियो पॉज करो, उसका सोल्यूशन देखने से पहले आप उसको खुद सॉल्व करके देखो। ठीक है ना? फिर आप क्या करो, वीडियो देखो और उसमें सोल्यूशन देखो अगर आपको नहीं आया तो। और अगर आपने कर लिया तो फिर क्या है, थोड़ा सा उसको और डिटेल देख लो भी मैंने सही किया है या गलत किया है। तो अब देखो क्या पूछा हुआ आपसे कि न्यूक्लियॉन संख्या 16। न्यूक्लियॉन संख्या मैंने आपको बताया था क्या होता है? ए का मान होता है, मतलब नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को न्यूक्लियॉन संख्या। तो ए का मान 16 दिया हुआ है कि एक नाभिक की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या 3 इंटू 10 की पावर -15 मीटर है। ठीक है ना, एक नाभिक दिया हुआ आपको, उसकी त्रिज्या 3 इंटू 10 की पावर -15 मीटर दी हुई है। तो उस नाभिक जिसकी न्यूक्लियॉन संख्या 128 है, इसकी त्रिज्या निकालनी है आपको।
भी एक नाभिक की तो दी हुई है और दूसरे की आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो देखो अपने जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे चलते हैं। तो अपने मान लिया अभी ए बराबर क्या है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है और आर बराबर आपके पास 3 गुणा 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। तो हम जानते हैं कि जो आर होता है वो आर जीरो ए की पावर क्या होता है, 1/3 के बराबर होता है। तो आर बराबर आर जीरो और ए की पावर 1/3 की जगह 16 की पावर 1/3। वैसे तो आपको इस आर का मान भी दिया हुआ है, लेकिन आप एक बार मत रखो इसका मान, क्योंकि जहाँ पे दो तुलना वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, दो चीज़ें आपको एक चीज़ दे के एक चीज़ पूछी होती है, तो वहाँ आप ध्यान रख लिया करो कि क्या होगा, यहाँ पे दो समीकरणें बनेंगी, दोनों को भाग दे के और कोई ना कोई संबंध आ जाएगा। ठीक है ना। आगे देखो क्या है कि आपको दिया हुआ है कि दूसरी जो न्यूक्लियन संख्या है वो ए डैश मान ली मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से, वो आपको 128 दी हुई है और इसकी त्रिज्या मैंने मान ली आर डैश है, जो 128 जो न्यूक्लियन संख्या वाला नाभिक है उसकी त्रिज्या कितनी मान ली, आर डैश। तो आर डैश का मान जो यहाँ पे होगा आर जीरो और ए डैश की पावर 1/3 होगा, जो सूत्र है नाभिक की त्रिज्या का। तो आर डैश बराबर आर जीरो 128 की पावर 1/3 आ जाएगी। ये समीकरण नंबर यहाँ पे 2 बन गई। तो अब क्या करो, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दो। ठीक है ना, भाग दे के और यहाँ पे मैथमेटिकल आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी, आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू आर जीरो 128 की पावर 1/3 और बटा में आ जाएगा आर जीरो 16 की पावर 1/3। अब देखो ना ही तो 16 क्या होता है, किसी का क्यूब होता है, या 16 का आप घनमूल नहीं निकाल सकते। 16 या तो 4 की स्क्वायर होती है, 4 की स्क्वायर होती है, या 2 की पावर 4 लिख सकते हो 16 को। तो पावर 3 तो आप लिख ही नहीं सकते, तो मतलब आप इसका मान नहीं निकाल सकते। और ना ही 128 होता है, 128 क्या होता है आपके पास, दो की अगर पावर की बात करें तो 2 की जो पावर होगी, 2 की पावर लगभग 7 के बराबर आएगा, ये 2 की पावर 7 आएगी और गुणा 1/3, तो 7 से 3 नहीं कैंसिल हो रहा। तो इसका मतलब ये भी कोई परफेक्ट क्या है, क्यूब नहीं है, मतलब इसका घनमूल नहीं निकाल सकते। तो अब अपने क्या करते हैं, यहाँ पे दिमाग लगाते हैं कि नीचे 16 की पावर 1/3 आ रही है, तो ऊपर भी क्या पता 16 की पावर 1/3 बने। तो इस 128 को मैं गुणनखंडों में तोड़ता हूँ, 16 गुणा 8, क्योंकि 16 8 ही 128 होता है। तो अब आपको पता है कि अगर दो संख्या इस प्रकार गुणा में हो और ऊपर घात लगी हुई हो, तो गणित का नियम होता है कि इन दोनों संख्याओं पर अलग अलग रूप से आप घात लगा सकते हो और गुणा का चिन्ह यहाँ बीच में पड़ा रहेगा। तो इसको आप लिखोगे 16 की पावर 1/3 और 8 की पावर 1/3 और बटा में आ जाएगा आर जीरो 16 की पावर 1/3। ये बेसिक मैथ आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो आपको 2 गुणा 3 की स्क्वायर दी हुई है, 2 गुणा 3 की क्या दी हुई है, आपको स्क्वायर दी हुई है। एक बार दोबारा देखो, ये दे दिया आपको 2 गुणा 3 का स्क्वायर और आपसे पूछ लिया इसका मान कितना होगा। तो एक साइड तो आप ऐसे लिखो 2 तिया 6 होता है, 6 का स्क्वायर मतलब 36। और या आप ऐसे करो कि इस स्क्वायर को बांट दो, 2 की भी स्क्वायर कर दो और गुणा में क्या कर दो, 3 का भी स्क्वायर कर दो। तो 4 गुणा में 9, 4 गुणा 9 क्या होता है, 36 ही आएगा आंसर। तो पावर क्या होती है, ऊपर वाली बंट जाती है ऐसे, ठीक है ना, डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बंट जाती है। तो क्या होगा कि ऊपर पावर बंट गई। अब 16 की पावर 1/3 आर जीरो से, आर जीरो 16 की पावर 1/3 कैंसिल, तो ये बचा 8 की पावर 1/3। और यहाँ पर अगर मैं आर डैश का मान निकालूँ तो आर इससे गुणा हो जाएगा 8 की पावर 1/3 से, तो आर इंटू 8 की पावर 1/3। और आर का मान आपको पता है 3 गुणा 10 की पावर -15 है, और 8 की पावर 1/3 इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 और ऊपर क्या आ जाएगी 1/3 पावर। तो इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा ओनली 2। तो 2 गुणा 3 की पावर 10 की पावर -15, 6 गुणा 10 की पावर -15, या आप इसको 6FM लिख सकते हो। आंसर इसका 6FM। ठीक है, तो ये आपके पास 3 न्यूमेरिकल थे। अब देखो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, अब से मैं जो ये नया चैप्टर आपका स्टार्ट किया है, इसमें ये सिस्टम शुरू करने जा रहा हूँ कि जो जो टॉपिक होते जाएंगे उसके न्यूमेरिकल मैं साथ साथ करवाता जाऊँगा, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हो टॉपिक में, और टॉपिक आपको क्या होता है तब तक याद भी नहीं रहता इतना। तो जब न्यूमेरिकल मैं साथ करवाऊँगा तो टॉपिक भी आपके ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है ना। कई स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर न्यूमेरिकल साथ साथ करवाओ, तो न्यूमेरिकल साथ साथ आपको करवाऊँगा, लेकिन क्या होगा
कि अगर आपको ओनली न्यूमेरिकल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जो ये सारी वीडियोस बनेंगी, अलग अलग पार्ट बनेंगे वीडियोस के, इसमें से न्यूमेरिकल वाले पार्ट सारे निकाल के और उनको मैं कंबाइन कर दूंगा, जोड़ दूंगा आपस में। कि मान लो इस वीडियो से जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो अलग निकाल लूँगा, फिर दूसरी कोई वीडियो होगी जिसमें न्यूमेरिकल आएंगे, उसमें से उतना पार्ट मान लो 10 मिनट के न्यूमेरिकल करवाए हैं, तो उन सारों को कंबाइन करके मैं एक न्यूमेरिकल की अलग सी वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, खुद नहीं बनाऊंगा, जो पार्ट्स में आए हुए हैं उन सारी क्लिप्स को निकाल के और सारी क्लिप को क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा, जिससे आप कोई भी न्यूमेरिकल समझ सको। ठीक है, तो बाकी आपको कोई अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे सजेशन दे सकते हो, भाई सर इस टाइप से समझाओ या ये करो। और आपको मैं बता रहा हूँ सारा आपका फिजिक्स का मैं सारे चैप्टर्स इसमें कवर करूँगा, सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊँगा। चैनल पर बने रहें, लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो आपकी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अनसॉल्वड हैं, लास्ट में दिए हुए हैं। क्या है कि 26 Fe 56 नाभिक दिया हुआ आपको, इसके लिए बंधन ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। और आपको इसमें दिया क्या हुआ है कि 26 Fe 56 का द्रव्यमान है जो वो 55.9349 U है। ठीक है, ये 26 Fe 56 मतलब ये आपको कैपिटल M की वैल्यू दी हुई है, उस नाभिक का द्रव्यमान दिया हुआ है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो दिया हुआ है वो 1.00867 U है, क्योंकि आपको पता है जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.67 × 10⁻27 होता है। ठीक है, और इसको जब अपने क्या करेंगे, यू में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भाग दे देंगे 1.66054, तो लगभग इतना आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतने यू होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान इतने यू होता है। ये आपकी बुक में टेबल बना के भी दिए हुए हैं द्रव्यमान। और लास्ट में एक चीज़ दी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया था, न्यूमेरिकल में काम आएगी, कि एक यू द्रव्यमान इतनी ऊर्जा के तुल्य होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा c²। अब इस बटा c² का क्या काम होता है वो देखो इस न्यूमेरिकल में पता लगेगा भी अपने क्यों निकाला था ऐसा मान, एक यू द्रव्यमान का मान ऐसा क्यों निकाला, वो यहाँ पे पता लगेगा आपको। तो देखो क्या होगा, 26 Fe 56 का जो द्रव्यमान है कैपिटल M वो इतना है। अब MP यानी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है। जो जो चीज़ें लिखी हैं उसको मैंने चिन्ह के रूप में लिख लिया। ठीक है, क्योंकि आपको जो सूत्र होता है उसमें ओनली चिन्ह आते हैं, तो उसके रूप में लिख लिया जो जो चीज़ें दी हुई हैं। तो 26 Fe 56 के लिए अपने को पता है कि सूत्र से Z बराबर 26 है, क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू Z होती है, Z बराबर 26 है। और A की वैल्यू क्या है, 56 है। ऊपर क्या होता है, A होता है ये वाली वैल्यू, तो A की वैल्यू 56 आ गई। तो A माइनस जेड क्या आ जाएगा, 56 माइनस 26 मतलब 30 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके सूत्र में A माइनस जेड और Z दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो अब आपको पता है कि जो बंधन ऊर्जा होती है वो बंधन ऊर्जा डेल्टा AB इसके बराबर होती है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दोगे, आपको सारी वैल्यू पता है। तो अपने क्या करते हैं, बंधन ऊर्जा निकालने के लिए Z की वैल्यू 26, MP प्रोटॉन का द्रव्यमान U में, अब इसके साथ आना तो U चाहिए। ठीक है, यहाँ पे A माइनस जेड की वैल्यू 30 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इतने U आ जाएगा, क्योंकि एक U की वैल्यू 1.6605 × 10⁻27 होती है। तो U आप छोड़ नहीं सकते। जैसे आप माइक्रो लगाते हो, कुलाम वाले जो चैप्टर था विद्युत क्षेत्र वाला, उसमें माइक्रो लगाते थे तो माइक्रो को छोड़ते नहीं थे, वो 10⁻6 के रूप में रहता था। या एंगस्ट्रॉम लगाते हो तो वो एंगस्ट्रॉम साथ साथ चलता था 10⁻10 के रूप में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे यू को छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। और इसके साथ भी क्या आ जाता है, यू आ जाता। तो मैंने तीनों यू क्या कर लिए, यहाँ कॉमन ले लिए एक ही स्टेप में। तो यहाँ यू लगाने की बजाय मैं बाहर यू लगा रहा हूँ और साथ में c² को c² ही रख रहा हूँ। ठीक है, c² को c², आपको हर एक न्यूमेरिकल ऐसे ही करना है बंधन ऊर्जा वाला। तो अब डेल्टा EB क्या करेंगे, 26 को इससे गुणा कर देंगे, 30 को इससे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, और टोटल ये 56.46368 आ जाएगा, और माइनस का ये। तो जब आप इसको घटाओगे तो इतना आपके पास मान आ जाएगा U। ये जो मान आ रहा है U के रूप में, ये आपके पास द्रव्यमान क्षति है। ठीक है, अब एक तरीका तो ये होता है इसको ऊर्जा में चेंज करने का कि आप यहाँ पे U का मान रखो, U का मान 1.66054 × 10⁻27, c² का मान रखो तो C का मान 3 × 10⁸ होता है, 9 × 10⁻16। तो एक तरीका तो ये है कैलकुलेट करने का भी, इन दोनों का मान रखो फिर गुणा करो सबको। तो इस तरीके से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, लंबे तरीके से बचने के लिए इस एक U की जगह, ये एक U है, वास्तव में आपको U लग रहा है लेकिन एक U, क्योंकि एक हर एक के साथ गुणा में होता ही है,
तो एक यू के बराबर अपने यहाँ पे क्या रख दिया, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बटा में सी स्क्वायर इकट्ठा रख दिया। हमेशा आपको ऐसे ही करना है, यू के रूप में उत्तर निकालना है और इस यू की जगह पे आपको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता सी स्क्वायर। वैसे तो क्या होता है कि 931.5 होती है, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको 931 दी हुई है यहाँ पे ऑलरेडी, तो आप 931 यूज करोगे, 0.5 नहीं लगाओगे इसमें, ठीक है ना। आपको ऊपर दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, तो आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से ही चलना है। तो सी स्क्वायर से अब सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये अपने को बड़ी चीज़ मिल गई। अब आपको इन दोनों का बस गुणा ही करना है, 931 को इससे गुणा करना है, तो आपके पास इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा। तो सी का मान रखने की जरूरत नहीं पड़ती, यू का मान रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली सीधा अपने ये रख के और आपके पास ऊर्जा आ जाएगी। तो आगे से बंधन ऊर्जा का जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसको आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे, इस न्यूमेरिकल के देखा करो उसको। तो देखो क्या है कि यदि 3Li7 समस्थानिक का द्रव्यमान इतना U है और H परमाणु व न्यूट्रॉन के द्रव्यमान इतने U हैं, तो लिथियम नाभिक की बंधन ऊर्जा आपको निकालनी है। मतलब आपको द्रव्यमान दे दिए 3, एक क्या दे दिया, लिथियम समस्थानिक का, एक H परमाणु का और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो आपको बंधन ऊर्जा निकालनी है, ठीक है ना। तो अब देखो एक यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली चीज़ दिया उसने, H परमाणु का द्रव्यमान दे दिया, प्रोटॉन का द्रव्यमान नहीं दिया। तो क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में होता क्या है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, होता ही उसमें एक प्रोटॉन है, तो मतलब जो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होगा वही क्या होगा, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान उसमें होगा। हालांकि इस द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ऐड होता है, जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में 10,000 गुना हल्का होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन की तुलना में 10,000 गुना हल्का। तो तभी अपने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को इग्नोर करते हैं थोड़ा सा। तो क्या है कि आप वैसे देखो बुक में, तो उसमें क्या है कि जो आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इससे भी कम दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु का तो थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है, प्रोटॉन का जो वास्तविक द्रव्यमान है इससे कम है। लेकिन न्यूमेरिकल में आपको बहुत जगह मिलेगा ये वाली चीज़ कि आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान ना दे के हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान देंगे, तो आपको उसी को प्रोटॉन का द्रव्यमान मान के चलना पड़ेगा। ये मेरी यह बात याद कर लो, आप लिख के रख लो इसको, कि जिस न्यूमेरिकल में प्रोटॉन का द्रव्यमान ना दे के हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान दिया है, तो वहाँ हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान को ही प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान मानना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में ओनली 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि कैपिटल M का मान आपको दिया हुआ है। कैपिटल M क्या होता है, जो पदार्थ का आपको द्रव्यमान दिया है, नाभिक का द्रव्यमान इतने U है। फिर MH यानी हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, ये MP के बराबर ही अपने लिया हुआ है, ये आ जाएगा। फिर MN का मान, सबसे पहले जितने द्रव्यमान थे उसको मैंने चिन्ह के रूप में लिख लिया, जो आपके चिन्ह के रूप में आते हैं। अब आपको पता है कि बंधन ऊर्जा निकालने से पहले द्रव्यमान क्षति निकालनी पड़ेगी। द्रव्यमान क्षति निकालते हैं, तो द्रव्यमान क्षति का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एम बराबर ZMP प्लस A माइनस ZMN, और माइनस में कैपिटल M होता है। ये द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला होता है, भूल गए तो दोबारा देख लो जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक Z और एक A माइनस Z। तो आपको इस फॉर्मूले से देख के Z और A माइनस Z के मान देखो, तो नीचे वाली वैल्यू Z की, मतलब Z बराबर 3 और A माइनस Z बराबर कितना आ गया, 4 आ गया आपके पास। 7 माइनस 3 क्या आ गया, 4। तो डेल्टा M निकालोगे तो आप सारी वैल्यू अब आपके पास हैं, सारी वैल्यूज़ को पुट करो। और साथ में मैंने कहा था कि यहाँ U आता होता है, दो न्यूमेरिकल में करवा चुका हूँ, यहाँ U आता है, तो इस U को अपने क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्ट कॉमन लेके लिख सकते हैं। अगर आपको एक स्टेप बढ़ाना है तो आप इस यहाँ U की जगह U ही लिख दो, फिर अगले स्टेप में उसको कॉमन ले लेना। तो मैं वो स्टेप यहाँ पे नहीं लिखता, ओनली डायरेक्ट कॉमन वाला लिख देता हूँ। तो आगे जब आप कैलकुलेशन करोगे इसकी, तो कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ के और इसको माइनस करोगे, तो लास्ट में आपके पास डेल्टा M की वैल्यू 0.04213 U आ जाएगी। 0.4213 U आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो आई है द्रव्यमान क्षति। अब आपको पता है कि जब U में द्रव्यमान दिया हो उसको बंधन ऊर्जा में बदलना हो तो C² से गुणा करते हैं। ये डेल्टा M का मान आ गया और C², और इस U की जगह पे मैंने आपको कहा था कि क्या लिखना होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा C²। अगर आपको न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ तो आपको खुद को ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि एक U के बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा C² होता है।
तो ये सी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये वाला सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये 931 को जब आप इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 39.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जो आपका ऑप्शन डी है ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ये आ गया अर्धायुकाल पे न्यूमेरिकल, जो अभी आपने टॉपिक पढ़ा है उस पे। ठीक है। तो अब देखो क्या है कि यदि किसी समय किसी रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श में, प्रतिदर्श आपको बताया हुआ क्या होता है, सैंपल होता है। ठीक है ना। सैंपल कोई भी पदार्थ आपको दे दिया उसका सैंपल, उसमें क्या है कि 1.024 गुणा 10 की पावर 24 सक्रिय परमाणु हैं, तो 8 अर्धायुकाल बाद शेष सक्रिय परमाणुओं की संख्या है। मतलब आपको क्या दे दिया, स्टार्टिंग में संख्या दे दी और आपसे पूछ लिया भी जब टाइम क्या हो जाएगा, 8 अर्धायुकाल का बीत जाएगा, मतलब 8 अर्धायुकाल के बराबर टाइम बीत जाएगा, तो इसमें सक्रिय परमाणु कितने शेष रहेंगे। ठीक है। तो अब देखो क्या है कि जो फॉर्मूला भी मैंने आपको करवाया था वो यहाँ पे यूज होगा। तो पहले तो ये देखो भी आपको गिवन क्या है, दिया क्या है। तो पहली चीज़ सक्रिय परमाणु दिए हुए हैं, तो N0 की वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई। फिर आपको क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, समय 8 अर्धायुकाल के बराबर है। तो इसको समय को देखो मैं लिख रहा हूँ t बराबर 8 गुणा टी हाफ, क्योंकि अर्धायुकाल का 8 गुणा समय दिया हुआ है। 8 अर्धायुकाल के बराबर समय मतलब एक अर्धायुकाल का समय टी हाफ होता है, तो 8 अर्धायुकाल का समय 8 टी हाफ हो जाएगा, 8 गुणा हो जाएगा इसका, तो वो चीज़ लिख दी। अब देखो आप जानते हो कि n/n0 क्या होता है, 1/2 की पावर t अपॉन टी हाफ होता है। ठीक है ना। और इस t की जगह पे आपको क्या पुट करना है, अब 8t हाफ, इस t की जगह पे आपको 8t हाफ क्या करना है, पुट करना है। तो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, t हाफ से t हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा n/n0 और 1/2 की पावर 8। हालांकि n0 की वैल्यू दी है लेकिन अभी नहीं, लास्ट में रखेंगे इसकी वैल्यू। तो n का मान क्या आ जाएगा, n0 इधर गुणा में चला जाएगा। ठीक है ना, गुणा में चला जाएगा और ये 1/2 की पावर 8। तो अब देखो जब आप इस पावर को सॉल्व करोगे तो 1 की पावर 8 तो 1 ही होगा, और 2 की पावर 8 क्या होता है, 256 होता है। 2 को 8 बार गुणा करके देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 हो जाएगा। ठीक है। तो अब N0/256 क्या आ गया, इसमें सक्रिय परमाणुओं की संख्या आ गई 8 अर्धायुकाल बाद। N0 की वैल्यू पुट कर दो, तो N0 की वैल्यू थी ये। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे भी, 1 में 256 का भाग कैसे दोगे 1.024 में। तो क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए इस 10 की पावर जो 24 है इसमें से 1000 निकाल लो। 10 की पावर 24 में से 1000 मतलब 10 की पावर 3 निकाल दो। तो 1000 को जब आप इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1024 आ जाएगा, और ये 10 की पावर 21 रह जाएगी। तो 1024 को जब 256 से काटोगे तो ये आ जाएगा 4, और गुणा में 10 की पावर 21 परमाणु आ जाएंगे। तो अब देखो ऑप्शन में कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है 4.0 गुणा 10 की पावर 17। तो आपकी जो गाइड है, ठीक है ना, जो एक्सीलेंट वगैरह या संजीव वगैरह गाइड है, उसमें इस 10 की पावर 24 की जगह 10 की पावर 20 दिया हुआ है, तभी आपका आंसर ये निकाला हुआ है। तो आपको क्या है कि जो चीज़ दी है उसी हिसाब से आंसर निकालो आप। तो कि अगर मान लो पेपर में आपको 10 की पावर 24 ही आ गया, तो पेपर में तो ऑप्शन नहीं होंगे आपके पास ये वाले, तो आपको तो आंसर क्या करना होगा, जो आपको चीज़ दी है उसी के हिसाब से निकालना होगा। तो उसके हिसाब से ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। बुक में जो क्या है कि जो आपको वैल्यू है वो गलत दी हुई है आंसर में, वो वैल्यू चेंज करनी है। ये वाला आंसर बिल्कुल 100% सही है, आप इसी को लेके चलोगे। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको कहा था कि अर्धयुकाल के ज़बरदस्त क्वेश्चन ही होते हैं। तो देखो क्या है, और आपको क्या है कि ये भी देखना भी क्या क्या दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ही कम चांस हैं, लेकिन कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं। ठीक है ना, इससे हार्ड भी आ सकते हैं आईआईटी वगैरह में तो, लेकिन नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। तो देखो क्या है, पहले तो क्वेश्चन उसको समझो पहले तो, कि लकड़ी के एक पुरातन प्रतिदर्श में 14C यानी कार्बन की जो सक्रियता है वो 10 विघटन प्रति सेकंड ग्राम पाई जाती है। यानी कि एक आपके पास आपको लकड़ी दे दी, एक लकड़ी का पुराना प्रतिदर्श मतलब लकड़ी का सैंपल दे दिया, कोई पुरानी लकड़ी दे दी। इसमें क्या है कि जो कार्बन की सक्रियता दी हुई है, अब यहाँ परमाणुओं की संख्या यानी N ना दे के किसका मान दे दिया, R का मान दे दिया।
ठीक है ना। तो अब चाहे तो एन हो चाहे आर हो, आपको पता है चेंज तो क्या होते हैं, दोनों एक जैसे ही होते हैं, फॉर्मूले दोनों में क्या लगते हैं, सेम लगते हैं। तो अब इसमें क्या है कि ये वाली सक्रियता उसमें पाई जाती है। और आपको कहा है कि जबकि लकड़ी का जो ताज़ा प्रतिदर्श है, मतलब अब जो ताज़ी लकड़ी है उसमें जो सक्रियता है वो कितनी होती है, 14.14 विघटन पर सेकंड इंटू ग्राम, यानी 1 ग्राम में 14.14 विघटन 1 सेकंड में होते हैं। इसका मतलब ये है भी 1 ग्राम में जो विघटन होते हैं 1 सेकंड में वो कितने होते हैं, 10 विघटन होते हैं। इसका मतलब ये है। लेकिन जो ताज़ी लकड़ी है उसमें इतने विघटन होते हैं। तो अब आपसे पूछा है कि यदि 14C की अर्ध आयु 5700 साल है तो प्रतिदर्श की आयु लगभग कितनी है, मतलब जो आपको लकड़ी दी हुई है ये कितनी पुरानी है। ठीक है ना। तो अब आपको सक्रियता दे दी, ये वाली सक्रियता तो है प्रारंभिक सक्रियता, मतलब जो स्टार्टिंग में थी सक्रियता कि लकड़ी का जो ताज़ा प्रतिदर्श था, ताज़ी लकड़ी तो तब थी जब ये क्या हुई, विघटित होना स्टार्ट हुई। तो ताज़ी लकड़ी के लिए जो विघटन की दर है वो ये वाली है, मतलब ये वाली वैल्यू किसके लिए हो जाएगी, R0 की वैल्यू हो जाएगी। और ये वाली जो वैल्यू आपके पास ये क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। हमेशा याद रखना जो बड़ी वाली विघटन होगा या बड़े वाले क्या होंगे आपके पास परमाणुओं की संख्या होगी वो N0 होगी, और बड़े वाला जो विघटन की दर होगी वो क्या होगी, R0 होगी। इतना याद रख लो अगर आपको नहीं पता लग रहा तो, क्योंकि ये हमेशा बड़ी आएगी इससे। ठीक है ना। तो ये टी टाइम पे सक्रियता मतलब क्या है कि ये कुछ टाइम बाद, यानी जितना अब आप क्या कर रहे हो उस सैंपल को देख रहे हो उसमें अब है, और ये थी कि जब वो स्टार्टिंग में लकड़ी क्या थी, ताज़ी थी, तब है। तो अब देखो वही चीज़ आपको पता लग गया, दो चीज़ें, एक ये वाली चीज़ क्या है, आर की वैल्यू है, ये वाली 14.14 क्या है, R0 की वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू किसकी है, T½ की वैल्यू है। तो अब आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, R बराबर 10, R0 बराबर 14.14 और T½ 5700 वर्ष आ गया। आपको ज्ञात क्या करना है कि प्रतिदर्श की आयु, मतलब T का मान निकालना है अब आपको। ठीक है। तो अब फॉर्मूला तो वही लगाएंगे जो आपको है फॉर्मूला दिया हुआ। तो फॉर्मूला R/R0 बराबर 1/2 T/T½ अब आपको ये वाला T निकालना है भी, ये वाला T कितना होगा। तो देखो क्या है कि R का मान 10 रखा, इसका मान 14.14 रखा, और इसका मान 1/2 की पावर T, और बटा में क्या आ जाएगा 5700। अब देखो कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा भाई सर ये तो वर्ष में दिया हुआ था, सेकंड में नहीं लिया समय, या और देखो भाई आपको जो समय दिया है उसी में रखो। अगर आपको मिनट में दिया है तो मिनट में रखो, अगर आपको घंटे में दिया है तो घंटे में, क्योंकि देखो दो समय का अनुपात आ रहा है यहाँ पे, ये वाला समय और ये वाला समय क्या है, बटे में है। तो अगर मान लो आप क्या करते हो, इसको सेकंड में चेंज करते हो 5700, और गुणा में क्या कर देते हो 60 गुणा 60 गुणा 60 ऐसे कर देते हो। और तो ऊपर वाला समय भी ऑटोमेटिक क्या है कि जो आपका अगर वर्ष में आया है तो वो भी क्या होगा 60 गुणा 60 गुणा 60, और उससे 60 60 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मतलब दो समय का अनुपात आ गया यहाँ पे। तो क्या है कि जिसमें आप मान रखोगे उसी में ऊपर वाले समय का मान आ जाएगा। तो आपको यहाँ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात भी याद रख लेना। ठीक है ना। समय अगर आपको वर्ष में दिया वर्ष में रखो, मिनट में दिया मिनट में रखो, आंसर उसी जो आपको दिया हुआ है, यानी विमा उसकी दी हुई है, सॉरी मात्रक दिया हुआ है उसी में आएगा जो आंसर आएगा। तो आपको 5700 ही रखना। अगर यहाँ 5 मिनट होता तो 5 ही रखते आप, ऑटोमेटिक से ऊपर वाला जो समय है वो मिनट में आ जाता। अगर आप सेकंड में रख रहे हो तो सेकंड में आंसर आ जाएगा, घंटे में रख रहे हो घंटे में, वर्ष में रख रहे हो तो वर्ष में आएगा आंसर। तो जैसा आपको दिया है वैसा रखना है। अब देखो भाई यहाँ पे आता है कैलकुलेशन का गेम। यहाँ जिसकी मैथमेटिक्स तेज है ना वो यानी यहीं पे कामयाब हो सकता है। देखो 10/14.14, अब ये तो बन ही नहीं रहा, अभी यहाँ कन्फ्यूज हो गए भी करें कैसे इसको। तो देखो इसको मैंने लिखा है क्या किया कि इधर वाले को 10 से भाग कर दिया ऊपर और नीचे, क्योंकि 10 से भाग करेंगे तो क्या है कि ये वाला 10 कैंसिल, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने ऊपर वाली संख्या को भी 10 से भाग किया और नीचे वाले को भी 10 से भाग किया, तो ऊपर तो रह गया 1 और नीचे रह गया 1.414। ठीक है ना, ये रह गया। अब 1.414 पड़ी हुई वैल्यू लग रही है अपने को, और आपको पता है कि √2 की वैल्यू होती है। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, और √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। ये दो वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है। तो अब 1.414 को 1/√2 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि देखो 1/2 बनाना है अपने को किसी ना किसी हिसाब से,
इस क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही होगा, आपको पावर्स बनानी पड़ेंगी या तो सेम, या उन पावर के आधार सेम बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो 1/2, 1/√2 लिखा, या अब इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, √1/√2 लिख सकता हूँ। एक ही बात है, क्योंकि √1 का मान तो एक ही होगा। तो 1/√2 को √1/√2 लिखा, और 1/2 की पावर के रूप में इसको लिखा मैंने हाफ, क्योंकि अंडर क्या होता है, पावर हाफ होती है। दोबारा देखना, अगर आपके कोई मैथमेटिक्स के टीचर है तो उनसे समझने की कोशिश करना। मैं तो अपनी तरफ से फिजिक्स के हिसाब से समझाता हूँ। भाई ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये तभी आपको आएगा जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, आपको सामान्य नियम पता है। तो अब 1/2 की पावर 1/2 आ गई, और एक इधर आ गई 1/2 की पावर t/5700। तो देखो बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है। तो दो राशियां बराबर में कब होंगी, ये एक क्या है कि मैथ का रूल है, क्योंकि जो आधार है वो समान है, दोनों साइड क्या है, ये वाली आधार मतलब अंदर वाली संख्या समान है, तो इनकी जो घातें होंगी वो भी क्या होती हैं, समान होती हैं। तो 1/2 किसके बराबर आ जाएगा, t/5700 के। तो t बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 5700/2, 2850 वर्ष आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। 2850 वर्ष क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जो आपको ये वाला दिया हुआ 2850 वर्ष। तो भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूमेरिकल था, इसको देख के घबराना नहीं है, हर एक न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा, तो लेकिन आपको थोड़ा सा यानी हाई लेवल का भी दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखो छठा क्वेश्चन इसमें आता है कि ड्यूटीरियम नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति का मान आपको निकालना है। ड्यूटीरियम का नाभिक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दी है और द्रव्यमान क्षति निकालनी है उससे। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को द्रव्यमान क्षति में चेंज करने के लिए देखो, जब आपको द्रव्यमान क्षति दी होती थी और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको निकालनी होती थी, तो आप क्या करते थे, 931 से गुणा करते थे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो देखो पहली नज़र में तो देखने पर स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसको 931 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगी, वो द्रव्यमान क्षति आ जाएगी, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि आपको ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दी है, ना कि ओनली बंधन ऊर्जा का मान दिया है। बंधन ऊर्जा को जब आपको द्रव्यमान में बदलना होगा तो 931 से भाग कर सकते हो, क्योंकि उल्टा होगा। जब आपने द्रव्यमान को बंधन ऊर्जा में बदला था तो 931 से गुणा किया था, अब बंधन ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलना है तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भाग कर सकते हो, लेकिन बंधन ऊर्जा होनी चाहिए, प्रति न्यूक्लियन नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज़ है, पहले इसको बंधन ऊर्जा में चेंज करेंगे ओनली। तो H1H2 के लिए यानी ड्यूटीरियम के लिए आपको दिया हुआ डेल्टा EB बार का मान, और डेल्टा EB बार आपको गिवन है। आपको क्या है कि 1H2 के लिए जो ए का मान होगा वो कितना होगा, 2 होगा, कि ये ए क्या है, 2 है। तो आपको पता है कि जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है वो डेल्टा EB, यानी कि बंधन ऊर्जा को आप किससे भाग देते हो, ए से भाग देते हो, तब आपके पास क्या आती है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आती है। तो वो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दिया कि डेल्टा EB बार बराबर डेल्टा EB/2। तो डेल्टा EB का मान यानी कुल बंधन ऊर्जा क्या आ जाएगी, 2 गुना डेल्टा EB बार। तो ये वाली क्या आएगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से बंधन ऊर्जा निकल जाएगी, ओनली बंधन ऊर्जा। तो ये आ गई। अब आप इसको क्या करना चाहते हो, अगर द्रव्यमान में चेंज करना चाहते हो, द्रव्यमान क्षति में, तो इसको डायरेक्ट 931 से क्या कर दो, भाग दे दो, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भाग दे दो। तो देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, तो इसमें जब भाग दोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, और ये वाला आंसर यू में आएगा, ठीक है ना, यू में आएगा ये वाला आंसर। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, या कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा भी सर इसको 931 से भाग दिया क्यों, तो वो देखो क्यों दिया, नीचे मैंने प्रूव भी करके बताया हुआ है कि आपको पता है कि जो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होती है, एक यू द्रव्यमान से प्राप्त होती है। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे प्राप्त होगी, आपको जो सामान्य मैथमेटिक्स का रूल है उसके हिसाब से 1/931 यू द्रव्यमान से होगी प्राप्त। और अगर आपको क्या है कि 2.230 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के लिए निकालना है, तो गुणा में क्या आ जाएगा, इतने यू द्रव्यमान से। तो 931 से आप इसको कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 0.0024 यू, ठीक है ना, 0.0024 यू, ये आपके पास आ जाएगा आंसर। तो देखो मैथमेटिक्स फिजिक्स की आप ऐसे मान लो भी भाई बहन है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स अगर दोनों साथ साथ चलते हैं बाई वाले स्टूडेंट्स के लिए तभी थोड़ा सा मुश्किल होता है।
तो देखो, मुश्किल को आसान करने के लिए फिजिक्स में क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आपने 2-3 बार न्यूमेरिकल किया है तब आपके समझ में आ जाएगा। तभी कहते हैं फिजिक्स का रिवाइज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको फिजिक्स अच्छे तरीके से करनी है। जिसने 100 में से 100 का टारगेट ले रखा है फिजिक्स में, उसको तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 कि दो प्रोटॉन 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हुए हैं, इनके मध्य नाभिकीय बल तो Fn है और स्थिर वैद्युत बल मतलब जो कूलाम बल होता है वो Fe है। तो आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं 4 कि ये वाली स्टेटमेंट सही है या ये वाली सही है या ये वाली या ये वाली, ठीक है ना, चारों में से कौन सी सही है। तो अब आपको पता है कि देखो दोनों बलों के लिए आप कथन क्या है कि Fn ग्रेटर देन Fe है, Fe ग्रेटर देन Fn है, दोनों बराबर हैं, या Fn Fe से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये तो आप तभी बता सकते हो जब दोनों बलों के मान पता हों आपको। तो मान तो क्या है कि कूलाम बल के लिए तो चलो मान लो भी, आप निकाल लोगे मान, आपको आवेश का मान भी पता है, भी प्रोटॉन पर इतना आवेश होता है, बीच की दूरी भी पता है, लेकिन नाभिकीय बल का तो कोई भी सूत्र ही नहीं होता, ना ही पढ़ा आपने अभी तक, तो कैसे निकालोगे। तो देखो निकालने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, ओनली सोचने पर बेस्ड है ये। देखो आपको पता है जो नाभिकीय बल है वो 10 की पावर -15 मीटर की परास में प्रभावी होते हैं। मैंने कहा था कि इतनी अगर कम दूरी है तो इतनी दूरी पर प्रभावी होंगे। अगर आपने दूरी इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा कर दी, मतलब 10 की पावर -14 ही कर दी, 10 की पावर -15 से थोड़ी सी बढ़ा दी, तो क्या हो जाएगा, आपका जो नाभिकीय बल है वो तेज़ी से घट जाएगा, यानी बहुत कम मान हो जाएगा उसका। तो क्या होता है कि वही चीज़ लिखी है। अब दूरी आपको क्या दी हुई है, 10 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की पावर 10 और गुणा में एंगस्ट्रॉम क्या आ जाएगा, 10 की पावर -10। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -9 मीटर के लगभग दूरी दी हुई है आपको। तो ये तो इस दूरी से बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ये 10 की पावर 6 ज़्यादा होगी। 10 की पावर 6 मतलब कितनी होगी, 10 लाख गुना ज़्यादा दूरी होगी, ठीक है ना। तो 10 लाख गुना ज़्यादा दूरी होगी तो मतलब जो आपका नाभिकीय बल है वो तो लगभग जीरो के बराबर ही हो जाएगा। जीरो ही होगा क्योंकि इतनी दूरी पर तो नाभिकीय बल काम ही नहीं करेगा, वो तो बहुत ही कम दूरी चाहिए उसके लिए। तो वही मैंने जो अभी समझाया वो लिखा है कि दोनों प्रोटॉनों के मध्य जो दूरी है वो 10 की पावर -10 मीटर है, परंतु नाभिकीय बल इतने मीटर की कोटि की दूरी तक ही प्रभावी होता है। अतः यह बल इससे अधिक दूरी पर अप्रभावी होता है, परंतु स्थिर वैद्युत बल इस दूरी पर भी क्या होगा, प्रभावी होगा। तो Fe का मान Fn से बहुत ज़्यादा होगा, मतलब जो आपका कूलाम बल है वो तो बहुत ज़्यादा होगा इस इतनी दूरी पर, ठीक है ना। क्योंकि कूलाम बल में क्या आता है, नीचे आता है r², और r का मान आपको लगभग 10 की पावर -9 दिया हुआ है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये 10 की पावर -18 हो जाएगा, और ऊपर जाके ये 10 की पावर 18 बनेगा। तो ये तो बल का मान बहुत ज़्यादा आएगा कूलाम का, लेकिन नाभिकीय बल इतनी दूरी तक नहीं लगते भाई। तो क्या होगा, नाभिकीय बल लगभग जीरो होगा, मतलब Fe ग्रेटर देन क्या होगा, Fn हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। समझ आ गया होगा मुझे लगता है। और कई स्टूडेंट्स जो मेरे से एक क्वेश्चन कर रहे थे कि सर इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय बल नहीं लगता, तो भाई देखो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे नज़दीक होता है ये वाला आपका नाभिक है, प्लस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित होगा तो ये वाली जो त्रिज्या है, मतलब नाभिक से इसकी दूरी है वो कितनी होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, मतलब इतनी त्रिज्या के गोले में चक्कर लगाता है। या आप ले सकते हो भी नाभिक से इसकी जो दूरी है वो इसकी त्रिज्या के बराबर ही होगी, मतलब इतने एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम तो बहुत बड़ी दूरी है भाई नाभिकीय के लिए। नाभिकीय बल तो 10 की पावर -15 तक लगता है, एंगस्ट्रॉम तो इससे 10 की पावर 5 बड़ी होगी, मतलब 1 लाख गुना बड़ी दूरी होगी। तो तभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय बल प्रभावी नहीं होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें से क्या पूछा हुआ आपको कि निम्न में से सर्वाधिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का नाभिक है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किस नाभिक के लिए है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ना ही आपको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान पता है। तो कैसे करोगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे कंसेप्ट यूज करोगे जो मैंने आपको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के ग्राफ में बताया था कि सबसे ज़्यादा प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा होती है वो Fe की होती है। तो Fe आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, और इसके लिए 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मान होता है, ठीक है ना। तो Fe, तो ऐसे न्यूमेरिकल में स्टूडेंट क्या हो जाते हैं भी इसमें तो वैल्यू ही नहीं दी, तो कहाँ से ज्ञात करें ये वाली।
भी ना तो यूरेनियम के लिए पता है ना ही हीलियम के लिए, ऐसे याद थोड़ा रखें सारों के लिए। तो ऐसे जो न्यूमेरिकल हैं वो आपकी समझ पर आधारित होते हैं, भी आपको समझ में कितना का आया हुआ, कितना अच्छे तरीके से चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। अब नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन कि द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती। ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत ही ज़बरदस्त। कि आपको क्या कहा हुआ है, पहले समझो क्वेश्चन को, कि ए के मान में अगर अपने चेंज कर दें तो कौन सी राशि इसमें से चेंज नहीं होगी। मतलब ए को चेंज कर दो लेकिन राशि वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, जिस राशि के फॉर्मूले में ए नहीं आएगा मतलब वो चेंज नहीं होगी, सीधी सी बात है। भी जिसके फॉर्मूले में ए आ रहा है उसमें से ए का मान अगर परिवर्तित करोगे तो उस राशि का मान परिवर्तित होगा। तो देखो, अगर आपको मैं ऐसे कह दूं भी बल का मान क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर होता है कूलाम बल का मान। अब देखो इसमें क्या है कि अगर आपको मैं कह दूं भी इसमें दूरी चेंज करेंगे तो एफ का मान तो चेंज होगा दूरी के साथ, क्यू को चेंज करें फिर भी एफ का मान चेंज होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं कह दूं भी आपको कोई और राशि है, वो तो इस सूत्र में आ ही नहीं रही, तो उस पर ये बल क्या निर्भर करेगा, और राशि पर नहीं करेगा। जो इसके सूत्र में आ रही हैं राशियां उसी पर ही निर्भर करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन चारों राशियों में से जिसके सूत्र में ए नहीं आएगा उस पर क्या है, वो राशि क्या होगी, ए के साथ परिवर्तित नहीं होगी। बस इतनी बात है। तो देखो आपको पहला क्या है, द्रव्यमान संख्या m है, मैंने सभी के लिए लिखा हुआ है सूत्र। देखो कि द्रव्यमान संख्या m जो होती है वो द्रव्यमान संख्या a के बढ़ने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। भी आपको पता है कि a जो होता है पहला जो वो है द्रव्यमान, मतलब जो m होता है मास होता है द्रव्यमान। तो मास क्या होता है कि जो नाभिक का द्रव्यमान अपने लेते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की योग के बराबर लेते हैं। कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वही क्या होगा, नाभिक का। तो अगर आप ए बढ़ा रहे हो तो ए बढ़ाने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बढ़ेंगे, तो ए बढ़ाने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो द्रव्यमान क्या होगा, चेंज होगा, ऑटोमेटिक से चेंज होगा। अब नेक्स्ट है, तो द्रव्यमान बढ़ेगा मतलब ये वाला तो आंसर नहीं है आपका, क्योंकि ये ए पर निर्भर कर रहा है और आपको वो निकालना है जो नहीं कर रहा। फिर आता है नाभिक का आयतन। तो नाभिक का आयतन क्या होता है, 4/3 πr0³ A। तो नाभिक का आयतन भी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है, ये भी अपने पढ़ा था। तो आयतन भी क्या कर रहा है, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर कर रहा है, तो ये भी चेंज होगा। अब नेक्स्ट क्या है, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा का सूत्र लिखो, तो इसमें भी ए आ रहा है, तो ए का मान चेंज करोगे तो बंधन ऊर्जा भी चेंज होगी, तो ए बदलने से बंधन ऊर्जा भी चेंज होगी। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन तो ये होगा। और होगा कैसे, वो देखो कि जो घनत्व होता है वो 3m/4πr0³ होता है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था जब घनत्व करवाया था, तो ऊपर ए आता है और नीचे भी ए आता है, तो ए से ए क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो आपके पास ये चीज़ बचती है। तो घनत्व के फॉर्मूले में ए नहीं आता, तो घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। मैंने कहा था कि घनत्व का मान लगभग सभी नाभिकों के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लगभग समान होता है सभी के लिए नाभिक का घनत्व। क्योंकि घनत्व होता क्या है आपको पता है, m/v होता है। तो द्रव्यमान जैसे जैसे आप क्या करोगे, बड़े नाभिकों पर जाओगे, उनका द्रव्यमान भी बढ़ेगा और v भी उनका क्या होगा, बढ़ेगा। तो घनत्व क्या होगा, दोनों का